सर मैंने पूछना था कि हम लोगों ने जो है पेपर्स की समरी लिख ली, टेबल भी बना लिया, इंट्रोडक्शन भी लिख लिया। तो उसके बाद जो है मेथोडोलॉजी में, हाँ, जो मैंने कुछ रिसर्च पेपर पढ़े थे, ये सर्वे पेपर्स, उसमें यही था कि उन्होंने डिफरेंट पेपर्स के अंदर जो मेथड था ना वही लिख दिया था मेथोडोलॉजी में, कि इन्होंने ये यूज किया है तो इन्होंने ये यूज किया है। अब पहले जो हमने सर्वे पेपर किया था उसमें तो, जो मैंने पहले यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में किया हुआ है, हमने क्वेश्चनियर्स बनाए थे और अटेम्प्ट कराया था, और उसके बाद हमने रिजल्ट्स निकाले थे, और जी टेस्ट यूज करते हुए स्टैट्स का तो हमने वो कंक्लूजन निकाला था। तो अब कैसे करना है हम लोगों ने मेथोडोलॉजी में? ठीक है। असल में जो आप लोग काम कर रहे हैं ये एक सर्वे पेपर बेस्ड है। रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है, जो हम मेथोडोलॉजी लिखते होते हैं, ये वेरी करती है आपके नेचर ऑफ रिसर्च के ऊपर। अगर तो आप कर रहे हैं कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, आपने अपना काम कर रहे हैं, तो फिर आपने जिस वे से काम किया, फॉर एग्जांपल ठीक है, आपने कोई एल्गोरिथम प्रपोज किया, आपकी क्या मेथोडोलॉजी थी, क्या प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम कैसे कैसे आपने सॉल्व किया, वो पूरा स्टेप जो आपने एक बताएंगे, वो मेथोडोलॉजी के अंदर आ जाएगा। जी हम इस प्रॉब्लम को ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे, तो फिर हमारा जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव हो जाएगा। जब हम बात करते हैं आपके इस सर्वे पेपर के अंदर, तो सर्वे पेपर के अंदर तो डेफिनेटली आपने वो बताना है कि आपने पेपर की सिलेक्शन कैसे की। क्योंकि इसके अंदर आप कोई नई चीज़ नहीं बता रहे। आप नहीं बता रहे कि ये प्रॉब्लम थी और इस प्रॉब्लम के लिए मैंने ये टेक्नीक फ़ॉलो की और इस टेक्नीक के ऊपर मैंने ये डाटा सेट चलाया और ये डाटा सेट चलाने के बाद जो है मेरे पास ये एक्यूरेसी आई। तो ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा। आपने बाकी रिसर्चर्स का ही काम पढ़ा है, उसी के काम को आप लोगों ने बता दिया कि इस बंदे ने ये काम किया, इसने ये काम किया और उसमें से ये बेस्ट वन काम है जो अभी तक हुआ है। कंपैरेटिव एनालिसिस में होंगे तो आप लोगों ने उनके सपोज़ 3, 4, 5 लोगों के काम को कहीं चला के और आपने एट द एंड सजेस्ट कर दिया होगा, जी हमने कंपैरिज़न किया और इसका काम विद वैलिडिटी ये अच्छा आया है। सर्वे के सिनेरियो के अंदर डेफिनेटली आप लोग जो है जो काम कर रहे होंगे, वो आपने अपने पेपर की सिलेक्शन फॉर एग्जांपल जी आपकी क्या मेथोडोलॉजी थी जी, मेरा जी इसमें जो काम कर रहा था प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसमें कीवर्ड आ रहा था सपोज एरिथीमिया, कोई हार्ट डिजीज के ऊपर था। तो मैंने हार्ट डिजीज के पेपर्स को फाइंड आउट किया। कहाँ से फाइंड आउट किया? जी मैंने IEEE से किया, मैंने जो है ACM से किया, मैंने गूगल स्कॉलर से किया। ठीक है, मैंने स्प्रिंगर से किया, मैंने इन जगह पे पेपर्स फाइंड आउट किए। इनिशियल स्टेज के ऊपर जी मुझे पेपर जो मिले थे, वो मेरे 100 पेपर्स थे। फिर 100 पेपर्स को मैंने उसको अगेन फिर उनको मैंने फ़िल्टर आउट किया इस क्यूरी के बेस के ऊपर कि नहीं मेरी ये रिक्वायरमेंट है, ये नहीं है। तो फर्दर जो है उन 100 में से 50 पेपर्स रह गए। अब उन 50 पेपर्स को मैंने मज़ीद सॉर्ट आउट किया। मुझे अब उसके बाद एट द एंड जो मैंने पेपर सेलेक्ट किए हैं, वो मेरे पास सपोज़ 30 या 35 हैं। जब मैंने पेपर सेलेक्ट किए हैं, ये सारे पेपर जो हैं 2005 से लेके या 15 से लेके ये 21 तक हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको बताते हैं कि आपका क्या स्ट्रेटजी क्या थी सिलेक्शन ऑफ पेपर्स की, सर्वे आपने कैसे कंडक्ट किया। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल कि अब सर्वे होता है बेसिकली जो है ये मेथोडोलॉजी की जो हम बात कर रहे हैं, ये मेथोडोलॉजी बेसिकली 2 तरह की होती है। एक को हम कह देते हैं क्वांटिटेटिव है, एक को कहते हैं क्वालिटेटिव है। उसमें फिर बातें आगे फर्दर आ जाती हैं कि वो रिसर्च के कांसेप्ट में चली जाती हैं कि क्या आपने कोई सर्वे कंडक्ट किया था, आपने अगर सर्वे कंडक्ट किया तो क्वांटिटेटिव है, अगर आपने क्वेश्चनर बेस को काम किया है, तो इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं, आप जो डाटा आ रहा है, वो फर्दर फिर जो चीज़ें हैं, वो आपकी एक सेपरेट पार्ट आपकी रिसर्च की तरफ चली जाती हैं, इस सर्वे से हट के। हाँ, अगर आप रिसर्च बेस को काम कर रहे हैं, तो उसमें फिर आपने अपनी मेथोडोलॉजी सारी बतानी होती है जी कि आप अपनी इस प्रॉब्लम को कैसे-कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या आपने वे प्रपोज़ किया। तो ये दोनों में डिफरेंस है। मेरा ख्याल है आप में से मोस्टली बच्चे मोर देन 95 या उससे 100% बच्चे जो है ना, वो सर्वे पेपर रिव्यू आर्टिकल कर रहे हैं, तो आप लोग ऐसा ही जो है वो लिखेंगे मेथोडोलॉजी अपनी। सर, इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं कि जो हमने मेथोडोलॉजी में लिखना है वो यही लिखना है कि हमने पेपर कहाँ कहाँ से डाउनलोड किए, कितने किए और कितने पे काम किया, इनमें से बेस्ट कौन सा है? मतलब बेस्ट वन आप नहीं बताएँगे मेथोडोलॉजी के अंदर। सर, फिर इस तरह तो मेथोडोलॉजी हमारी मैक्सिमम भी अगर जाएगी तो 5 से 10 लाइंस तक चली जाएगी, ज्यादा तो इतने नहीं ही होगी चाहिए, फिर इतने हमारी। ही चाहिए। चलो हमें सर, मोर ठीक है, देन ठीक है, 10 ठीक है। लाइन्स का ऐसा कंसर्न भी नहीं है। हमें
ये कहीं नहीं लिखा हुआ जी कि आपने सर्वे की मेथोडोलॉजी है जो आपने एक पेज की लिखनी है। आप 2-3 हेडिंग दे दें, जिस स्टडी सिलेक्शन, सिलेक्शन क्राइटेरिया, कीवर्ड्स फाइंडिंग, इस तरह से आप 2-3 हेडिंग्स एक लिख लें। आप एक ही पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, आप लिख लें। आप कहते हैं नहीं जी मैंने ना पैराग्राफ बनाना है, ना मैंने हेडिंग देनी है, मैंने को फ्लो चार्ट बनाना है, वो सबसे बेहतरीन चीज़ है। आप फ्लो चार्ट एक बना लें, फ्लो चार्ट के अंदर आप शो कर दें, एक डायग्राम बना लें उसकी। ओके सर, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा सर, जी जी यानी कि अभी जो आपने ब्रीफ किया इसका मतलब ये हो गया, ये सोर्स ऑफ डाटा हमने बताना है कि जो हमने डाटा लिया है उसका सोर्स क्या था हमारा, मेरा जहाँ तक ख्याल है समराइज अगर करें इस बात को बिल्कुल इस ऐसे तरह ही, से क्योंकि आज जो हमने। काम हम कर रहे हैं एक सर्वे पेपर है, हमने इसको कहीं भी देखे ना, हमने किसी टूल पे अप्लाई नहीं किया, टूल पे अप्लाई करके हमने कोई रिजल्ट नहीं निकाले। अगर हम किसी टूल पे अप्लाई करते फिर हम उसको मेथोडोलॉजी में बताते जी हमने इस टूल पे अप्लाई किया है, इस टूल से ये रिजल्ट आए। जब ऐसा काम ही नहीं कर रहे तो हमारी जो मेथोडोलॉजी है वो उससे डिफरेंट हो जाएगी। सर इसका मतलब ये है कि हमने 15 पेपर्स पढ़े हैं और उसमें उनके जो उन्होंने काम किया हमने उसमें एलेबोरेट कर दिया है, और लेकिन जो हमने मेथोडोलॉजी राइट करनी है उसमें हमने बस ये जो हमारा कह सकते हैं जहाँ से हमने गैदर किया सारा डेटा, वो जो प्लेटफॉर्म्स है उनको बस बताना है। जी बिल्कुल ऐसे ही कुछ है। ऐसा ही है। हाँ जी, लेकिन आपने ये 15 चले आपने फाइंड आउट किए, सर्वे पेपर के अंदर 15 का सर्वे को अच्छा समझा नहीं जाता। आपने जब मेथोडोलॉजी लिखनी है तो आपने 15 का नाम ही नहीं लेना। आप अगर जी मैंने लास्ट में जी सपोज 6 इयर्स के जो पेपर्स थे, पहले मैंने हंड्रेड्स को निकाला, फिर 100 से फॉर एग्जांपल आपका 50 हो गए, और एट द लास्ट सपोज कम से कम भी आप जाएँ कि आपके 40 पेपर्स के बेस पे मैंने सर्वे कंडक्ट किया। वो फिर आप जो रेफरेंस जो है वो कहीं न कहीं से डाल के, कहीं से कोई आपने कुछ ना कुछ लाइन ली होती है, तो आप रेफरेंस भी इतने डाल देते होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो रेफरेंसेस आपको लिटरेचर सर्वे वाला ही 15 जो आपने सर्वे किया वो भी हो सकता है जी इंट्रोडक्शन के अंदर आपने को 2-4 पेपर्स को कोट कर दिया हो, आपने किसी डिस्कशन के अंदर को 2 रेफरेंसेस कोट कर दिए हों, ऐसे करके आपका जो है 30 पेपर्स का रेफरेंस बन सकता है। सर हमने जो रेफरेंस साइट करने हैं, सपोज हमने 25 पेपर्स के लिखा है जो लिटरेचर रिव्यू है, तो अगर हम उन्हीं पेपर्स में जिसमें से हमने किया उनके अंदर से ही उनके रेफरेंसेस उठा लें तो ये पॉसिबल है? फॉर एग्जांपल आप ये कहना चाह रही हैं कि सपोज आपने पेपर लिया, उसने वहां से लिटरेचर उसका आपने लिखा है समरी एक, और जी उसके जो एंड पे रेफरेंसेस लिखे हुए तो उसकी बात कर रही हैं। जी, उसमें से अगर मैं 2-4 उठा के लगा लूं कि मैंने लिमिटेड नहीं किया हुआ, मैंने आपने कहा ना कि नंबर्स नहीं बताने कि आपने कितने रिसर्च पेपर्स पे काम किया है, तो नहीं, फिर मैं कह रहा यहाँ हूँ से हम कम ये नंबर नहीं बताने, नंबर बताने हैं कम नंबर नहीं बताने। तो 25 पे अगर काम किया तो हम लिखेंगे हमने 25 पे काम किया बस। आप कह रहे हैं मैं 35 पे काम किया है और 35 आपके रेफरेंसेस में होने चाहिए। अब जो आपने क्वेश्चन किया ना कि फॉर एग्जांपल मैंने एक पेपर पढ़ा 21 का और उसके रेफरेंस थे 40, और मैं वहां से कोई भी 2-3 रेफरेंस उठा लूं। अब देखें, हम्म जब आप वो उठा ली सपोज आपने, कहीं ना कहीं साइड तो करें। हम्म जब आपने साइड किया है, अब उस बंदे ने जब आप पेपर आपने सबमिट करवाया है, सपोज आप इंट्रोडक्शन के अंदर उसको रेफरेंस एक साइड किया हुआ था, वो उस पे जाके उसको वैलिडेट करेगा क्या ये जो आपने इंट्रोडक्शन के अंदर ये एक लाइन लिखी हुई है, क्या उस पेपर के अंदर ये बात वो कन्वे भी कर रहा है कि नहीं। वो पता चल जाता है इंट्रोडक्शन के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ही। अगर वो बात कन्वे ही नहीं कर रहा होगा तो आपका फेक रेफरेंस है। सर मोस्टली का जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट पढ़े ना, जितने भी मेरे से रिसर्च से रिलेटेड है, उनका इंट्रोडक्शन मोस्टली मिलता जुलता है। अब मैंने तकरीबन जो है 50+ पेपर्स डाउनलोड किए हैं, तो जितनों का मैंने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा है उनका स्टार्ट इंट्रोडक्शन का सबका सेम है, सेम बात उन्होंने की हुई है। तो इसका मतलब है हम अगर जो 35 का अगर मैं 25 का लिख देती हूँ लिटरेचर रिव्यू, तो बाकियों में से जो है उनका इंट्रोडक्शन में से डाल देती हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो सबका सेम है। तो फिर मैं उनको इंट्रोडक्शन में अगर डालने के बाद फिर मैं अपने नंबर ऑफ रेफरेंसेस जो इंक्रीज कर सकती हूँ, इसका मतलब। बिल्कुल कर सकते हैं। और इंट्रोडक्शन जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सेम है तो इंट्रोडक्शन डेफिनेटली सेम होता है। इंट्रोडक्शन के अंदर उसने कोई बैकग्राउंड स्टडी, कोई हिस्ट्री स्टफ चीजें जी डाली होंगी तो वो तो डेफिनेटली हमेशा सेम ही रहती हैं। वो बहुत जी, कम सबका सेम होता होता है है। जी कि वो चेंज उसके अंदर आए। और सपोज आप जी इंट्रोडक्शन के अंदर अगर आपने जी वो 10 रेफरेंसेस डाल दी हैं तो डेफिनेटली आपके रेफरेंसेस के अंदर आएंगे और रेफरेंसेस के नंबर आपके इंक्रीज खुद ही कर जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, क्लियर हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर एक छोटा सा क्यूरी थी, मुझे जानना था कि इन केस ऑफ रिसर्च
ठीक है। हम जो लिटरेचर रिव्यू ऐड कर रहे होते हैं तो उसका क्या मतलब आप जिस तरह कह रहे हैं कि सारे कोड करना पड़ेंगे, तो मैंने 2-3 रिसर्चेस देखी थी, उसके अंदर लिटरेचर रिव्यू जो था वो मैक्सिमम 6 से 7 लाइंस का था हर लिटरेचर का। ठीक मैं है। जिन जिन के उठा रहा था मटेरियल उन्होंने उसको कोट किया हुआ था और साथ में थोड़ा सा रेफरेंस ऐड किया हुआ था और उसको अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करके बताया हुआ था कि इसने बेसिकली किस चीज पे स्टडी किया। बिल्कुल तो ठीक है। इन केस ऑफ रिसर्च लिटरेचर व्यू हर बंदे का मैं डिफरेंट अगर ऑथर्स को कोट कर रहा हूँ तो मैं उनके 6 से 7 लाइंस की व्यूज ऐड कर लूँ तो दैट वुड बी इनफ। मैंने बस ये बिल्कुल जानना था। वो सफिशिएंट है, वो इतना काफी है, कोई मसला नहीं है उसके लिए। क्रॉस चेक करिए, आपको कल पर्सनली सेंड कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। जी बिल्कुल कर सकते हैं। और लिटरेचर सर्वे के अंदर मतलब कि हमने कोई कंपल्सरी नहीं है जी, वो 10 लाइंस का एक बंदे की आपने लिखा हो लिटरेचर एक पेपर का, या 15 लाइंस का हो। मोस्टली आपको एक पैराग्राफ नजर आता है, और एक पैराग्राफ इतने ही आपके लाइंस का होता है, 5 6 7 8 लाइंस का, ज्यादा बड़ा पैराग्राफ नहीं होता। बस वो रिसर्च थी तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा आपसे कंफर्मेशन ले लूं, बाकी तो आपने गाइड कर दिया था। हाँ जी ठीक। ठीक सर, थैंक यू सो मच। जी अदनान, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं सर, बस वो क्लियर हो गया उसका, बस वो यही था बस। थैंक यू। अभी रिसेंट बच्चे मेरे साथ थीसिस कर रहे थे, क्योंकि मैं जब थीसिस करवाता हूँ तो पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि सर्वे पेपर आप लिखें, क्योंकि जब बच्चा सर्वे करता है तो उसको फिर समझ में आती है कि अच्छा मेरे काम रेलिवेंट इतना काम पहले हो चुका है। और फिर मैं उसे कहता हूँ इसमें से तुम एक बेस पेपर निकाल लो जो तुम्हें अच्छा समझ में आया, जिसको तुम पहले इंप्लीमेंट कर सकते हो। फिर मैं उसे कहता हूँ ठीक है, ये जो बेस पेपर है इसको एज इट इज तुम पहले इंप्लीमेंट कर लो। अगर वो बच्चा बेस पेपर को एज इट इज इंप्लीमेंट कर लेता है, फिर उसको कहता हूँ ठीक है भाई, अब तुम्हें काफी चीजें समझ में आ गई हैं, अब हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, जो हमें रिजल्ट्स जिस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं हम करते हैं। मैं एक रिसेंटली जो बच्चे ने पेपर लिखा है वो हमने अब इसको इम्प्रूव करना है, लेकिन मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि उसने किस तरह से लिखा है। अभी मैंने उसको मंगवाया ही है, आप लोगों के सामने उसकी लिटरेचर सर्वे देख लेते हैं इसमें चलो जी क्या लिखी है। ये देखें, उसने कहा ये मेथड इज डिस्क्राइब, अब इंग्लिश की गलतियां ना निकालेगा क्योंकि अभी हमने सबमिट नहीं करवाया। तो उसने कहा जी कि इसको हमने जो दो चीजों से डिवाइड कर दी है। देखें, उसने कहा एक सर्च स्ट्रेटजी है, स्टडी सिलेक्शन है, और डाटा ऑब्स्ट्रक्शन और स्टडी है। अब सर्च स्ट्रेटजी के अंदर वो बता रहा है, किसी और बच्चे का माइक जो है ना वो अनम्यूट है, काइंडली म्यूट कर ले। तो वो उसमें बता रहा है कि मैंने कब से लेकर कब तक पेपर सिलेक्ट किए और मैंने क्यूरी किस तरह से लिखी, क्या मैं वो पहले किस वर्ड के साथ देखा फिर मैं एंड लगा कर देखा, या आपको सर्च क्राइटेरिया होता है। वो सर्च स्ट्रेटजी सबसे पहले बता रहा है कि मैंने अपने इस आर्टिकल के रेलिवेंट प्रॉब्लम के रेलिवेंट मैंने पहले कैसे जो है ना सर्च स्ट्रेटजी मेरी क्या थी। तो आप सर्च स्ट्रेटजी आपने बता सकते हैं कि आपने कैसे कैसे सर्च किया, किन कीवर्ड्स के साथ सर्च किया, IEEE के अंदर कैसे किया, दूसरी जगह पर कैसे सर्च किया। तो ये कीवर्ड और सर्च स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी चीज होती है। फिर उसने बताया देखेंगे कि मैंने जी जो स्टडी सिलेक्शन मैंने किस तरह से की, तो मैंने किन की जर्नल्स को देखा, मैंने कॉन्फ्रेंसेस को देखा, ये देखें एल्सवेयर को, IEEE को, रिसर्च गेट्स को, ACM को, डिफरेंट मैंने इनको पेपर्स को पढ़ा। उसके बाद फिर वो बता रहा जी कि मैंने जो है वो किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट को फाइंड आउट किया, एब्स्ट्रैक्ट के बाद मैंने जो उसमें कुछ चीजें निकाली, मिशन ऑब्जेक्टिव मॉडल और डाटा सेट, और इस तरह से मैंने चीज़ों को मेथोडोलॉजी को फाइंड आउट किया। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, मतलब कि जो वे हमने डिस्कस किया है इन शॉर्ट वही वे है। एक और बच्चे ने भी जो मेरे साथ काम कर रहा है उसका भी शेयर कर देता हूँ, चीज़ें मेरा ख्याल मिलती जुलती इनकी होंगी। सर रिसर्च में जो मेथोडोलॉजी होगी उसके अंदर तो हम जो अपनी फाइंडिंग्स होंगी उसकी लेट्स से कि अगर हम कोई टूल वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट शो करेंगे ना हम। अब देखिए रिसर्च के अंदर जो आप काम कर रहे हैं ना उसमें तो फॉर एग्जांपल आप चलो जो ये बताएंगे जी कि मेथड के अंदर सपोज को डाटा सेट ले रहे हैं, को आपने कोई टूल यूज किया हुआ है, वो टूल क्या जी है, सर। कुछ टूल के ऊपर कौन से डाटा सेट लगाया, कैसे आपने लगाया, किस किस तरह से काम किया, क्या उसने आपको रिजल्ट दिए। तो उसमें जो डन सर। मेथोडोलॉजी है, बेसिकली जो मेथोडोलॉजी है ना वो रिसर्च पेपर के अंदर ही जो है हम उसको कंसेप्ट को लेके जाते हैं। कुछ सर्वे आप ऐसे भी देखेंगे कि उसने मेथोडोलॉजी का सेक्शन लिखा ही नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने जस्ट उसको ये बताना होता है कि हमारी सर्च और सिलेक्शन ऑफ पेपर की स्ट्रेटजी क्या थी। सही जो मेथोडोलॉजी और फंडामेंटल चीज है जिसके बगैर पेपर एक्सेप्ट ही नहीं हो सकता, वो रिसर्च पेपर है। कोई जी रिसर्च सर। ऐसी हो ही नहीं सकती जिसके ऊपर आपने मेथोडोलॉजी ना की हो, मतलब कि आपने कोई
टूल यूज किया है, उस टूल से क्या रिजल्ट निकाले हैं, अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है। तो रिसर्च पेपर के सिनेरियो के अंदर वो आप अपने टूल, अपनी टेक्निक और अपना वे बताएंगे कि किस तरह से आपने अपने जो ऑब्जेक्टिव था उसको आपने कैसे अचीव किया। राइट सर, थैंक यू। अच्छा, इसका मैं देख लेता हूँ अगर इसने कहीं लिखा हो तो। हाँ, इसका भी देखें, इसने वही मेथोडोलॉजी ने जो लिखी हुई है उसका 2D इमेजेस के ऊपर था, तो उसने लिखा हुआ कि पहले मैथड इंट्रोडक्शन किया हुआ, तो उसके बाद उसने सर्च स्ट्रेटजी बताई हुई है, और उसके बाद क्या कर रही है जी, हाँ जी, सर्वे टूल्स बता रही है वो कि जी हमने जो है वो कौन कौन से टूल्स और वो बताए हैं, उसने कहाँ पेपर सेलेक्ट किए हैं, सर्वे एनालिसिस हमने कैसे किया, ठीक है, डाटा जो सर्च किया हमने, रिसर्च जो चूज किए हमने। तो ये आपको डिपेंड टोटली कि आप लोगों ने जो है वो किस तरह से लेके चल रहे हैं, आपने पेपर्स फाइंड आउट कैसे किए। जो बच्चे सर्वे कर रहे हैं उनका इसी तरह से है कि पेपर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था, कितने पेपर सिलेक्ट किए, किन ईयर्स के सिलेक्ट किए, उन पेपर्स को आपने कैसे फाइंड आउट किया, किस बेस के ऊपर आपने फाइंड आउट किया, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के कैसे वो रेलेवेंट कैसे थे, वो आप लोगों ने डिस्कस करना। एक्चुअल में सर जी जी अभी क्योंकि सर्वे के लिए मेरा साइबर सिक्योरिटी से लिंक था, मगर चलो दूसरों के लिए अच्छा हो जाएगा, तो गाइड आप भी कर दीजिएगा। पेपर जब रीड किए 25-30 पेपर थे, तो मगर उसमें देखा मैक्सिमम पेपर मेथोडोलॉजी की हेडिंग नहीं थी। मतलब सपोज अगर सोल्यूशंस उनको मिले हैं तो उन्होंने पर लिख दिया जी पॉसिबल सोल्यूशंस फॉर एग्जांपल। तो ठीक है। उन्होंने सेपरेट, मेरा मैक्सिमम 1 या 2 में देखा कि मेथोडोलॉजी की हेडिंग है, प्रॉपर पैराग्राफ राइट हुआ है। ऐसे भी हुआ रिसर्च पेपर में, तो ये पॉसिबल है ऐसा कि रिसर्च पेपर अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसमें मेथोडोलॉजी ना दूं, सिंपल अपना सॉल्यूशंस दूं, सजेस्ट कर दूं, ऐसा है कुछ, ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी? अब उसने प्रपोज सोल्यूशन दिया हुआ है ना, और पर उसने कोई हेडिंग चेंज की होगी, फॉर एग्जांपल मैं जो नहीं लिखी, लेकिन प्रपोज सोल्यूशन के अंदर उसने कहीं फ्लो चार्ट बनाया होगा या कोई एल्गोरिथम लिखा होगा, प्रपोज टेक्निक लिखी होगी। अब वो प्रपोज टेक्निक के अंदर ही मेथोडोलॉजी को उसने कवर कर लिया, राइट, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि उसने डेफिनेटली कोई ना कोई एल्गोरिथम बताया होगा, कोई टेक्निक बताई होगी, जो उसकी टेक्निक है वही मेथोडोलॉजी है। राइट राइट राइट। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप लोग पूछें। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर सर्वे पेपर और रिव्यू आर्टिकल में क्या डिफरेंस है? अच्छा, मैंने शायद ही पहले भी हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि रिव्यू आर्टिकल में ना मोस्टली आप लोग करते ही होते हैं कि डॉक्यूमेंट भी शेयर, वैसे उसको आप देख लीजिएगा कि हमने फॉर एग्जांपल कोई 3-4 डिफरेंट टेक्निक्स उसने बताई हुई थी। अब उन टेक्निक्स को हमने साथ जो है वो इम्प्लीमेंट करके भी साथ साथ देखा है, और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको हम रिव्यू किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद अब हम बता रहे हैं कि ठीक है, ये जो टेक्निक थी इसको हमने जस्टिफाई किया और इस टेक्निक के ये रिजल्ट आए हैं, ये टेक्निक इसका ये रिजल्ट आए, ये टेक्निक इसके ये रिजल्ट आए हैं। तो उसके अंदर हम साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सर्वे के अंदर हम मोस्टली इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाते, जो जिसने जैसे कहा होता है उसकी बात को मान लेते हैं। और इसी तरह से फिर ना रिव्यू और जो है कंपैरेटिव एनालिसिस, इसको लोग इंटरमिक्स कर देते हैं। बहुत सी जगह पे ऐसा भी होता है, वो सर्वे और रिव्यू को सेम कह रहे होते हैं, लेकिन इनमें स्लाइड सा डिफरेंस है। एक जगह पे आप उनको चीज़ों को, टेक्निक को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी कोई नई टेक्निक आप प्रपोज नहीं करते उसी टेक्निक को। फॉर एग्जांपल जी, आप कहते हैं जी कि किसी बंदे ने मशीन लर्निंग पे काम कर रहे थे, किसी ने एसवीएम पे काम किया हुआ, किसी ने जी किसी और सुपरवाइज लर्निंग के 2-3 रिग्रेशन पे किसी पे काम किया हुआ, तो आप उन्हीं का जो जो उसने कहा हुआ उसको आपने वो कर दिया और आपने कंपैरिजन करके बता दिया एट द एंड। एक्सक्यूज मी सर। जी जी अच्छा, अब अभी जो आपकी डिस्क्रिप्शन से लगा कि मेथोडोलॉजी तो इतना बड़ा लिखना को बड़ा काम नहीं है, माइलस्टोन ये इतना बड़ा माइलस्टोन है ही नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। इंट्रोडक्शन लिखना है, मेथोडोलॉजी लिखनी है, मेथोडोलॉजी लिखना है, टेबल कंपैरिजन टेबल आना है, तो ये इसके बाद नेक्स्ट माइलस्टोन है कोई सर्वे पेपर के लिए, यहाँ कंप्लीट हो जाए सर्वे पेपर नहीं हमारा? नहीं, इसके इसके बाद बाद हमने करने को क्या है? जो हमने काम करना है ना, हमने इसके बाद जो है वो कंक्लूजन लिखेंगे। जब टेबल की डिस्कशन भी हो गई उसके बाद हम कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन में पूरे पेपर को हम कंक्लूड कर रहे होंगे। जब कंक्लूजन भी लिख लेंगे, फिर एट द एंड हम लिखेंगे अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट हमेशा टॉप पे आता है, लेकिन लिखते सबसे एंड पे हैं, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट के अंदर आप लोगों की सारी चीजें आती हैं। आपने बैकग्राउंड स्टडी भी 1-2 लाइंस में बतानी है ठीक है, आपने मेथोडोलॉजी भी बतानी है, ऑब्जेक्टिव भी बताना है,
और अपनी फाइंडिंग्स भी बतानी होती है। उसमें ऑलमोस्ट 4 थिंग्स होती हैं मोस्ट ऑफ द जर्नल्स के अंदर जो पेपर्स आपको मिलते हैं, उन्होंने 3-4 चीज़ों को मिक्स करके आपने एब्स्ट्रैक्ट बनाया होता है। एब्स्ट्रैक्ट आपके पेपर की जान होती है। आप सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ते होते हैं जब कोई भी पेपर आप स्टडी करते हैं। अगर किसी बच्चे ने एब्स्ट्रैक्ट सही नहीं लिखा, सही काम नहीं किया होगा, उसका पेपर कभी एक्सेप्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहां भी जाना है सबसे पहले जो टीम है उसने आपके एब्स्ट्रैक्ट को रीड आउट करना है। इवन देन बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस ऐसी हैं, बहुत से जर्नल्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट के ऊपर आपसे एब्स्ट्रैक्ट मांगते हैं। एब्स्ट्रैक्ट से वो अंदाजा लगा लेते हैं कि आपने काम क्या किया होगा, क्या हमें आपका बाकी पेपर चाहिए कि नहीं चाहिए। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर जितनी अच्छी इंग्लिश, जितनी अच्छी एफर्ट करके, जितना जानदार आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है, उतना आपके आगे पेपर के सिलेक्शन के, पब्लिकेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट हम सबसे एंड पे लिखेंगे। वो इसलिए सबसे एंड पे लिखेंगे कि आपको पूरे पेपर की हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी कि मेरे पेपर के अंदर इसमें बैकग्राउंड स्टडी क्या है, मेरी प्रॉब्लम क्या थी, मैंने क्या मेथोडोलॉजी फाइंड किया है, मेरे पेपर का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, और मैं फाइंडिंग क्या दे रहा हूँ, कंक्लूजन क्या कर रहा हूँ। तो वो हम सबसे एंड पे लिखेंगे। 2 चीजें आपकी रह जाएंगी, कंक्लूजन और एब्स्ट्रैक्ट जो है। और जब ये हो जाएगा उसके बाद फिर जो है मैं आपको बताऊंगा जी आपने पेपर जो है वो कैसे बेसिकली आपने जर्नल्स को कैसे फाइंड आउट करना। कहते हैं तो मैं अभी अगले सेशन में जर्नल्स को फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इतने फेक जर्नल्स हैं कि वो बस पैसे कमाते हैं और आप पेपर भी पब्लिश आपको हो जाता है, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है। उसका जो है वो आप पे बुरा इफेक्ट आता है, अच्छा नहीं आता। कि जो आप कहीं कहीं कोट करते हैं, वो अच्छे रिसर्चर हैं, पेपर वहां लेके जाते हैं, जी मेरा पेपर पब्लिश है, आप कहते हैं इम्पैक्ट फैक्टर है 7 जी, वो चेक करते हैं वहां तो वो फेक जर्नल है। वो कहते हैं इस बंदे को अगर रिकॉग्नाइज जर्नल फाइंड आउट नहीं कर सकता तो इसने पेपर्स को कैसे जो है कैसे काम कर सकता। जी समा आपने हैंड रेज किया हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि पेपर में टाइटल कितना मैटर करता है। जैसे हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, इसका जर्नल टाइटल सजेस्ट करना हो, मतलब कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। देखिए टाइटल की इंपॉर्टेंस तो काफी होती है। टाइटल डिफरेंट काइंड्स के हैं। समटाइम हम उसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख देते हैं जी ये इसका काम है। सर्वे है तो समटाइम हम जी वो लिख के आगे डॉट डाल के सर्वे या रिव्यू इस तरह से। समटाइम हम जो है अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को वो क्वेश्चनर बना के टाइटल पे डाल देते हैं। तो टाइटल जो आपका है, क्योंकि जब हम कभी सर्च कर रहे होते हैं तो आपको टाइटल बेस्ड सर्च करके दिखाता है, तो टाइटल के अंदर आपके कीवर्ड्स और आपकी तरह की चीजें लाजमी आनी चाहिए। और टाइटल के अंदर आप लोगों का कोई एब्रीवेशन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि कोई बंदा जो काम कर रहा था और उसकी एब्रीवेशन सपोज को बन रही थी, तो टाइटल के अंदर एब्रीवेशन नहीं आनी चाहिए, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। टाइटल के अंदर एब्रीवेशन को बहुत बुरा समझा जाता है। तो ये कुछ चीजें फैक्टर्स हैं जो कि जब टाइटल हम बनाएं तो देखना चाहिए। और टाइटल में कुछ सिंटैक्स को ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। टाइटल आपका बिल्कुल क्लियर एक सेंस देना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं और काम करना क्या चाह रहे हैं। सपोज एक बंदा काम कर रहा था क्लासिफिकेशन एंड डिटेक्शन ऑफ कैंसर डिजीज, ठीक है, उसने कहा मैं क्लासिफिकेशन भी करूंगा और डिटेक्शन भी करूंगा। ठीक है, डिटेक्ट भी किया और बताया कि जी क्या इसकी कैटेगरीज हैं। अब जब पेपर पढ़ा है उसके अंदर जो है वो क्लासिफिकेशन है ही नहीं, जस्ट डिटेक्ट कर रहा है, तो ये टाइटल जो है उसके साथ मैच ही नहीं कर रहा। जब एक टाइटल बंदा पढ़ता है तो उसके साथ सबसे पहले टाइटल पढ़ के वो सोचता है, एक माइंड में चीज बना लेता है कि अच्छा इसने अपने पेपर में इस तरह से काम किया होगा। अगर टाइटल मुताबिक काम नहीं होता तो फिर भी आपके जो है वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता। तो टाइटल बेस बिल्कुल वो होना चाहिए जो चीजें जिसके मुताबिक आपके पेपर के अंदर लिखी हुई है। ओके सर, थैंक यू। और सर क्लोजिंग क्वेश्चन सर इसमें है कि अब देखें अभी क्योंकि सर्वे पेपर हमारा फाइनल जा रहा है क्लोजिंग की तरफ, तो उसमें लिटरेचर रिव्यू जो है, जो समरीज है, वो मैक्सिमम कितने पेजेस पे जानी चाहिए, और इंट्रोडक्शन मैक्सिमम आइडियल क्या है, कितने 1 पेज या 2 पेज का हो। तो ये तो दोनों का गाइड कर दें, मैक्सिमम दोनों चीजें कितने पेजेस पे हों ये। ठीक है, अच्छा देखें कुछ जर्नल्स ऐसे हैं और वो इस तरह के जर्नल्स होते हैं, बड़े हाई लेवल के तगड़े जर्नल्स हैं और बड़े रिकग्नाइज इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स हैं बड़े हाई लेवल के, और वो IEEE या स्प्रिंगर के, ACM के, उनका काम भी सिर्फ सर्वे पेपर को पब्लिश करना है। हम उन जर्नल्स को, इतने हाई लेवल जर्नल्स को इस स्टेज के ऊपर नहीं टारगेट कर पाएंगे। तुम पता है बच्चा जब चीजें सीखनी है, फर्स्ट टाइम उसको समझ आ रही है, बच्चा उसको टारगेट नहीं कर पाएगा।
अगर मैं उन जर्नल्स की बात करूं, वहां आपको सर्वे पेपर मिलेंगे जो कि 25, 30, 40, 50, इवन के 60 पेजेस के भी सर्वे पेपर्स हैं। और जब आपको कोई 40 पेपर का सर्वे पेपर मिलेगा तो आप ये सोच सकते हैं कि उसके अंदर जो रेफरेंसेस होंगे वो ऑलमोस्ट 200, 250, 300 रेफरेंसेस उसने कोट किए होंगे। और वो इतना जानदार वर्क बन जाता, उसने अपने उस 10 इयर्स के अंदर जितने भी पब्लिकेशंस हो गई थी सारे की सारे को कंबाइन करके और एक इतना प्यारा उसने पेपर लिख दिया कि कोई बंदा भी उस फील्ड का आ जाए तो उसको पहले वो स्टडी करे तो उसको बाकी पेपर शायद पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। अब हम जो काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारा जो सर्वे पेपर है वो इतना बने जो कि 8 to 10 पेजेस का हो। हमने 8 to 10 पेजेस क्यों कहे? क्योंकि बहुत से जर्नल्स ऐसे हैं जिनको हम टारगेट इंशाल्लाह करेंगे। वो जर्नल्स वो होंगे क्योंकि वो इनका अपना क्राइटेरिया होगा था जी, आपके जो पेज वर्ड्स हैं वो 10,000 तक होने चाहिए। आपके जो पेजेस हैं वो 8 to 10 होने चाहिए क्योंकि इनका अपने वॉल्यूम के चक्कर होते हैं। इतने हो, अगर इससे ज्यादा होगा 10 पेजेस से तो मैं आपसे फीस लूंगा। तो हमने क्योंकि जर्नल्स ही वो सिलेक्ट करने हैं जिनको 8 से 10 जो है वो पेजेस तक लेता हो और फीस भी उससे चार्ज ना करता हो। इसलिए हमारा जो एट द एंड विद रेफरेंसेस जो पेपर बने वो आप ये समझें कि 10 पेजेस का होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी जी। मैंने जो है ना काफी ज्यादा पेपर्स के ना एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन पढ़े हैं, तो मोस्टली जो है ना कंक्लूजन और एब्स्ट्रैक्ट मिलते जुलते होते हैं, कोई खास फर्क नहीं होता। तो जब हम लिखेंगे तो क्या हमारा भी ऐसा होना चाहिए? नहीं, फर्क तो होता, बहरहाल वो हम डिस्कस करेंगे दोनों फैक्टर्स को कि एब्स्ट्रैक्ट कैसे हम लिखेंगे और कंक्लूजन कैसे लिखेंगे। दोनों का सेंटेंस का भी डिफरेंस होता है, जो आप टेंसेस हम कहते हैं इंग्लिश के, और दोनों के टेंसेस जी का भी डिफरेंस होता है और थोड़ा सा चीजों को भी उन्होंने डिफरेंस वैसे किया होता है। लेकिन एक आम बंदे को ऐसे लग रहा होता है जी कि इसने जो है चीजें वही मेंशन की हुई हैं, लेकिन स्लाइड सा डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। सर, मैंने जो एब्स्ट्रैक्ट कुछ ऐसे पढ़े हैं जो 4 से 5 लाइंस में है, बस, इससे ज्यादा है ही नहीं। ठीक है। उन्होंने बैकग्राउंड में एक लाइन की हुई है, बताई हुई है बैकग्राउंड इसका क्या है, उसके बाद बताया है कि हमने किया क्या है, उसके बाद अगर कोई एल्गोरिदम यूज किया तो वो बता के, और ठीक एंड है। पे उन्होंने एक्यूरेसी बता दी है कि कितने परसेंट निकली है। ठीक है। इतना सा मतलब एब्स्ट्रैक्ट है। तो इसी तरीके से कंक्लूजन में ना मैंने पढ़ा है कि काफी ज्यादा उन्होंने ना बैकग्राउंड को एक्सप्लेन कर दिया है, और अपनी मेथोडोलॉजी के कुछ जो है ना ड्रॉबैक्स और वो चीजें बता दी हैं कि इसके अंदर जो लिमिटेशन है वो ये है, फ्यूचर वर्क वो ये हो सकता है, और उसके बाद उन्होंने भी ना अपने एल्गोरिदम को बता के एंड पे एक्यूरेसी बता दी है। तो मिलते जुलते ही थे, मतलब सेंटेंसेस, आपकी बात ठीक है कि उन्होंने सेंटेंसेस को ना चेंज कर दिया, लेकिन बात सेम थी। तो तो ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है। एक और बात जो आपने एब्स्ट्रैक्ट के वाले से की, अच्छा देखें, चाहे वो आपका 6-7 लाइंस का हो, चाहे 8 लाइंस का हो, या चाहे 15 लाइंस का आपका एब्स्ट्रैक्ट हो, एक वैसे हमेशा एब्स्ट्रैक्ट एक पैराग्राफ का ही होता है और आप मैक्सिमम 10 लाइंस का कह लें, लेकिन होना जानदार चाहिए। जो चीजें हैं वो होनी चाहिए, चाहे आप एक एक लाइन के 1.5 लाइन के अंदर वो चारों पॉइंट्स बता दें। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा लिखेंगे तो आप मिस्टेक्स करेंगे, आप कम लिख लें, प्रॉपर लिख लें। इवन के जब हम सबमिट करेंगे किसी जर्नल्स में, आप लोगों को ये भी आइडिया होगा, कुछ जर्नल्स वाले कहेंगे जी आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको यहाँ पेस्ट करें बॉक्स के अंदर, और जो एब्स्ट्रैक्ट है आपका मैक्सिमम 150 वर्ड्स का होना चाहिए, और आपने पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखा होगा 250 वर्ड्स का, अब आपको उसको रिड्यूस करके 150 वर्ड्स पे लेके आना चाहिए। तो ज्यादा लिखा हो तो रिड्यूस करना वैसे मेरे ख्याल से हम कर लेते होते हैं। तो ये जर्नल टू जर्नल चीजें वेरी करती हैं। आपने मटेरियल ज्यादा लिखा हो, उसको कम वर्ड्स में लेके आना हो, तो आप मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करके वो कर लेते हैं। जी सर, ठीक है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें आप। Excuse me, sir. जी जी। सर एक अच्छा इंप्रेशन यानी कि इम्प्रेसिव अपना आर्टिकल बनाने के लिए लिटरेचर रिव्यू को लेंथी करना जरूरी है। बाकी तो सब जैसे 4 to 5 लाइंस की मेथोडोलॉजी हो गया, एब्स्ट्रैक्ट भी इसी तरह, कंक्लूजन भी इसी तरह होंगे। लिटरेचर रिव्यू को जितना मैक्सिमम हम जितना इसको लेंथी बना सकते हैं इसको बनाएं, इससे हमारा इम्प्रेसिव हो जाएगा आर्टिकल। बिल्कुल ठीक है। ये जरूरी नहीं होता कि लिटरेचर रिव्यू के अंदर आप देखें ना, एक बंदे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है और एक बंदे इंट्रोडक्शन के अंदर ही 15 पेजेस को वो जो है वो साइड कर देता है, और एक बंदे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ पूरे इंट्रोडक्शन के अंदर सिर्फ एक पेपर को साइड कर रहा है। तो वहां बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि बंदे की प्रीवियस स्टडी कितनी है, इसने कितने पेपर्स को स्टडी किया हुआ है। तो ये चीजें सारी मैटर कर रही होती हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर बच्चों आपने कोई रेफरेंस नहीं देना होता।
एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आपने कोई रेफरेंस कोट नहीं करना, बाकी जितने कंक्लूजन के अंदर कोई रेफरेंस आपने नहीं देना होता, साइट नहीं करना होता,